नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। हम RDBMS पढ़ रहे थे, जो कि एक आपके वोकेशनल कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। उसके अंदर हमने कल ये देखा था कि किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स जो होती है, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म और थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, और वो किस प्रकार से आपके डेटाबेस को इम्पेक्ट करता है, किस प्रकार से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करता है। और ये जो तीनों लेवल थे वो एक बेसिक लेवल पर थे, एक सिंपल लेवल पर थे। आज हम एक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है BCNF, बोयस कोड नॉर्मल फॉर्म जो होती है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होती है, उसका हम चर्चा करेंगे, जो कि एक एडवांस फॉर्म है। आप ध्यान रखें, ये एक एडवांस फॉर्म है। अब अगर आपसे किसी पूछ ले कि एडवांस फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन का एग्जांपल क्या है, तो BCNF। इस ऐसे तो आगे फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सिक्स्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, ये चलती रहती है, परंतु इसको जो है हम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है BCNF। इसका नाम क्या रहेगा? बोयस कोड नॉर्मल फॉर्म, बोयस कोड नॉर्मल फॉर्म। तो इसका हम उपयोग करते हुए नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इसका हम उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको एक और इसका नाम दिया जाता है, जिसे इसको कहते हैं 3.5 NF। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि हम आज से पहले 1 NF पढ़ चुके हैं, सेकेंड NF पढ़ चुके हैं, हम 3 NF पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास 3.5 NF है, उसके बाद में 4 NF भी आएगा और 5 NF भी आएगा, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो सिलेबस है वो BCNF या 3.5 NF तक ही चलता है, तो हम उसके हिसाब से इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इसके नाम से आपको लग रहा होगा ना कि बोयस एंड कोड, जो दो व्यक्ति थे और उन्होंने ये परिकल्पना दी थी, ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो आपने देखा होगा कि जब हमने ये चीज शुरू की थी, तो मैंने आपको एक बताया था ना, एक व्यक्ति का नाम कोड करके कुछ था, जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। EF कोड, जिन्होंने 1971 के अंदर नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। तो इसके नियम क्या होंगे BCNF के? आज तक क्या होते आए हैं, पहले तो ये समझो कि नियम क्या होते आए हैं आज तक अपने पास। आज तक अपने नियम होते ये आए हैं कि भाई जो पहले चीजें चल रही है वो तो होनी ही चाहिए। तो अगर ये टॉपिक का नाम है अपना BCNF, बोयस कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, इसके नियम। तो पहला नियम तो हमेशा यही होता था कि जो 3 के अंदर है वो सारी चीजें तो होनी ही चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि डेटाबेस थ्री NF के अनुसार हो। The database should be according to 3 NF. Then उसके अंदर क्या है अगला, कि ऐसा कॉलम जो किसी दूसरे कॉलम के लिए निर्धारक का काम करे, उसको हमें कैंडिडेट की बनाना चाहिए। चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि भाई कैंडिडेट की क्या होता है। अभी ये पहले नया नाम आया कैंडिडेट की। तो आप इसकी परिकल्पना करिए कि एक गांव है जिसके अंदर सरपंच का चुनाव होना है।
सरपंच को चुनना है हमें। तो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं यहां पर। अब 6 लोग में से A B C D E F, ये 6 लोग हैं यहां पर। इनमें से B जीत जाता है, तो B क्या बन गया? सरपंच। बाकी सारे ये क्या बन गए? कैंडिडेट थे ये ऐसे तो भाई सारे कैंडिडेट थे। जब तक कि चुनाव हो नहीं जाता, जितने भी लोग होते हैं तो क्या कहते हैं, कैंडिडेट की लिस्ट है ये, कि हमारी तरफ से कौन कैंडिडेट लड़ रहा है इसकी लिस्ट है। कैंडिडेट मतलब वो जो सरपंच बनने के लिए तैयार है या उपयुक्त है या वो अपनी क्षमता रखता है। उसी प्रकार डेटाबेस के अंदर जो ये कैंडिडेट की लड़ाई होती है वो इस प्रकार से होती है कि इनमें से प्राइमरी की कौन बनेगा, इस टेबल को रिप्रेजेंट करने वाला कौन बनेगा, जो कि किसी भी तरीके से यूनिक हो, जिसका हम उपयोग करके एक यूनिकनेस बना सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि प्राइमरी की का क्या कंसेप्ट रहेगा, ये कि जैसे रोल नंबर हो गया और एक एनरोलमेंट नंबर है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब मैं बात करूं रोल नंबर की, तो रोल नंबर तो हर क्लास में होता है, 1 2 3, फिर अगली टेबल आएगी, जैसे 10th की है, 11th का हो गया तो 1 2 3। एक तरीके से ये टेबल अपने आप के अंदर, या माफी चाहूंगा, ये रिकॉर्ड, ये फील्ड अपने आप में यूनिक तो है, पर सिर्फ विद इन अपनी टेबल। जब हम बाहर की बात करेंगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगी। पर जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो स्कूल के हर एक स्टूडेंट का अलग होता है, चाहे वो कोई सी भी क्लास में पढ़े या ना पढ़े। तो इसके अंदर होगा 1 2 3 ABC, तो इसका तो कुछ और ही होगा, फिर इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और। तो इसको हमने क्या करेंगे, हम बना देंगे प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि यूनिक अपने को पहचान दे रहा है। और ये क्या हो गया, कैंडिडेट की। अब आपने देखा कि प्राइमरी की, कैंडिडेट की किस प्रकार से काम कर रही है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में, जो कि आपके बुक के अंदर है, उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। अभी जो एग्जाम्पल की जो आपके पास रहेगी टेबल्स, वो भी स्क्रीन पर रहेगी, जो आप देख के आप समझ पाएंगे। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर एक टेबल देख पा रहे हैं जिसका नाम है, माफी चाहूंगा, जिसके फील्ड्स रहेंगे सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। इसके अंदर ऐसा है कि एक सप्लायर जो आपको कुछ सामान भेजता है, उसका यहाँ पर आपने डेटा मेंटेन करने की कोशिश की है। कैसे डाटा मेंटेन करने की कोशिश की है कि आपने सप्लायर आईडी ले ली, उसकी सप्लायर का नाम ले लिया, उसके अंदर प्रोडक्ट की आईडी भी है, और ये बता दिया कि इस सप्लायर से इतने प्रोडक्ट मेरे को खरीदने हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर सप्लायर नेम के लिए सप्लायर आईडी एक डिटरमिन है, निर्धारक है, कि भाई जैसे सप्लायर आईडी होगी उसी के हिसाब से उसका नाम भी होगा, है ना। तो सरल शब्दों में कहा जाए कि सप्लायर आईडी दी जाए तो सप्लायर नाम आपको पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सप्लायर आईडी असल में सप्लायर नाम के लिए निर्धारक है। जैसे किसी व्यक्ति का रोल नंबर अगर आपको पता है तो आप रजिस्टर में उसका नाम चेक कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार अगर आपके पास यहाँ पर अगर आपको सप्लायर आईडी पता है तो आप सप्लायर का नाम पता कर सकते हो। तो जैसा इसका सप्लायर आईडी होगी वैसा ही उसका नाम होगा। इसका मतलब सप्लायर जो आईडी है उसका डोमिनेंस है सप्लायर नेम पर, या फिर हम यूं कहें कि सप्लायर नेम जो है वो निर्धारित है सप्लायर आईडी पर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने एक तरीके से सप्लायर नेम के लिए और सप्लायर आईडी के लिए एक अलग टेबल बना दी। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो देखेंगे इसके अंदर देखेंगे कि सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम जो हैं वो एक अलग अलग प्रकार की आईडीज हैं जिसका एक दूसरे के साथ
डिटरमिनेंट है या फिर निर्धारकता है, तो हमने इसको अलग बना दिया। अब लास्ट में जो हमारी BCF नियमों के अनुसार, दोनों BCF नियमों के अनुसार एक टेबल बन रही है, जिसके अंदर सिंपल सी चीज़ें हैं कि सप्लायर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है और क्वांटिटी है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमने देखा कि किस प्रकार से BCNF लगाने के बाद में ये जो कॉम्प्लिकेटेड एक चार उसकी एक टेबल थी, उसको हमने सिंपल कर दिया। तो अभी आपने देखा कि BCNF के अंदर किस प्रकार से टेबल को हमने सिंपल करना है और किस प्रकार से जो निर्धारक एक दूसरे पर हो, को डिपेंडेंसी जिनकी है, उनको एक अलग से एक फाइल बनाकर, एक टेबल बनाकर उसका हम यूज ले सकते हैं। आज हमने पढ़ा BCNF। आज के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो टॉपिक खत्म हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन एक अच्छा टॉपिक है जिससे काफ़ी सारे मार्क्स आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको ढंग से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, घर पे स्वस्थ रहें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर करते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।